together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है लीगली स्पीकिंग. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर तबरेज अहमद. वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो लीगली स्पीकिंग, एम्पावरिंग कम्युनिटीज थ्रू लीगल अवेयरनेस. लीगल स्पीकिंग में हम आज बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. जैसा कि हमने बात किया था अपने पहले एपिसोड में कि इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है, हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयर करें कि उनके अपने बेसिक राइट्स क्या हैं. इससे पहले हमने 4 एपिसोड किया है जिसमें हमने काफ़ी फंडामेंटल राइट से बात की है. आज हम बात करेंगे स्पेशली अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर तौसीफुर रहमान. तौसीफुर रहमान साहब, आपका लीगली स्पीकिंग में खैर मकदम करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. तौसीफुर रहमान साहब हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मानू लॉ स्कूल में. उनसे मेरा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जैसा हम जानते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स काफ़ी डिटेल में हैं. पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी, उसमें आर्टिकल 23-24 बात करता है हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में. तो जो 23 है वो कहता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर. तो इसके बारे में ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को. जी देखिए, जब एक समाज में कुछ यानी जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनका बहुत शोषण होता है, यानी उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, यानी उनको ख़रीद कर यानी उनकी ख़रीद व फ़रोख्त होती है. यानी कुछ कमज़ोर लोग जो होते हैं उनको पूरे ख़ानदान को भी बेच दिया जाता है. जैसा कि हमने देखा है कि उड़ीसा के ईंट बनाने के कारखानों में सो पूरे के पूरे ख़ानदान को साल भर सिर्फ 7,000 रुपये देकर उनसे बहुत ही डेंजरस जगह पर काम करवाया जाता है. इसी तरीक़े से गरीब लड़कियों को जो क़र्ज़ा लेकर करती हैं उनको कुछ गलत काम के लिए बेच दिया जाता है. तो ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, एक लेबर एक्सप्लॉयटेशन है. ऐसे ही बच्चों को भी जबरन काम करने के लिए दिया जाता है, उनको पढ़ाई उनकी छुड़ा देकर, क्योंकि ये सब होता है गरीबी की वजह से. तो इसी तरीक़े से जो है और भी दूसरे दीगर हमारे पास मिसालें हैं जिसमें जबरन लोगों को काम करने के लिए कहा जाता है. तो इसको हम यानी जबरन में कई चीज़ें शामिल हैं, तो वो हम आगे देखेंगे कैसा है. तो यानी किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी आज़ादी को सल्ब कर दे के उसकी फ्रीडम को ख़त्म कर दे के, यानी चाहे वो स्लेवरी हो, वो बंधवा मजदूरी हो या क़र्ज़ के तले दबे होना हो, ये तमाम चीज़ों से इस ये राइट हमको बचाता है. जैसा कि देखा हमने कि फोर्स लेबर कोई नहीं कर सकता हमसे. अगर वो कराता है तो हमको जो हमारा जो ड्यू वेटेज है वो उनको देना पड़ेगा. अब इससे जुड़ा हुआ एक राइट और आता है 23 में, जिसे कहते हैं ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग. जी. तो ट्रैफिकिंग का क्या कंसेप्ट है, क्योंकि ट्रैफिकिंग कोई वास्ट एरिया है और हम जानते हैं कि बहुत ही पहले से चला आ रहा है ट्रैफिकिंग, और उसी को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा दिया गया आर्टिकल 23. तो इसके बारे में ज़रा बताइए विस्तार से. ट्रैफिकिंग से मुराद यहाँ पर इंसानों की ख़रीद व फ़रोख्त, यानी
किसी इंसान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करने के लिए उसे ख़रीद लिया जाता है, उसे कुछ और काम में लगा दिया जाता है। जैसे कि गरीब गाँव से जाकर गरीब लड़कों को, गरीब लड़कियों को ख़रीद कर जो है वो लोग मज़दूरी में लगा देते हैं। उनको कुछ पैसा नहीं दिया जाता है, बस वो खामोशी से काम करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई लोगों को ख़रीदा जा रहा है, ख़रीदना, बेचना, यहाँ से वहाँ लेकर जाना, इस चीज़ को हम ट्रैफिकिंग कहेंगे यहाँ पे। यानी लोगों की हमलो नक़ल, इंसानों की हमलो नक़ल जो यानी उनको ख़रीदो फ़रोख्त किया जा रहा है, उसे यहाँ पर हम ट्रैफिक कहेंगे। और इसमें अच्छी नीयत से नहीं लेके जाता है, जुर्म के इरादे से उनको, उनके साथ जुल्म करने की नीयत से उनको लेकर जाया जाता है, इसे हम ट्रैफिक कहेंगे यहाँ। हाँ, ऐसा ही बताया। जैसे हम देखते हैं कि पुराने ज़मानों में क्या होता था कि अगर अब बात करें गल्फ कंट्री वगैरह की, बड़ा कॉमन था, गुलामों को रखते थे लोग, उनको गुलाम बना लेते थे, फिर उनकी बाकायदा ख़रीद फ़रोख्त होती थी। तो ये सब चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बाकायदा उसको बैन कर रखा है कि कोई नहीं कर सकता है। और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि जैसे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से मतलब गुड्स नहीं है, लेकिन जानवर गुड्स हैं, तो जानवर को हम सेल परचेज कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग को कैन नॉट सब्जेक्ट ऑफ सेल, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है सेल का, सेल बेच नहीं सकते। जैसे काफ़ी भी आर्गन के बारे में काफ़ी मार्केट में चलता है कि लोग अपने आर्गन को बेच देते हैं, किडनी बेच दिया, कुछ और बेच दिया। तो थोड़ा सा जो सुनने वालों की क्लैरिटी बता दिया जाए कि ये सेल करना और डोनेट करना दोनों अलग चीज़ है। तो सेल करना गलत है। सेल का मतलब आप किसी चीज़ को सामान दे रहे हैं पैसे लेने के लिए, तो आपका बिजनेस नहीं कर सकते, उसका आप सेल नहीं कर सकते, लेकिन डोनेट कर सकते हैं। डोनेट बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, तो इसी के बारे में ज़रा बताइए ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि सेल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन ये ऑर्गन्स को डोनेट करने के भी अब दो तरीक़े हैं। या तो आप ज़िंदा रहते हुए भी किसी को कर सकते हैं, यानी मरने के बाद भी जो है आप विल करके जा सकते हैं कि भाई, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, उसके अंदर ये लिविंग विल्स का कॉन्सेप्ट था कि आप अगर ज़िंदा रहते हुए ये कह दें कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे ऑर्गन्स को डोनेट कर दीजिए, तो इसे कहते हैं ऑर्गन हार्वेस्टिंग। तो ये आप हमारे पास लीगली परमिसिबल है, बल्कि ये इनकरेज भी किया जाता है। ये इनकरेज भी किया जाता है कि भाई आपके ये बाद आपकी तरफ से जो है एक चैरिटी हो जाएगी कि किसी को आँख मिल जाए, किसी को कुछ हार्ट ऑर्गन मिल जाए, कुछ और ऑर्गन मिल जाए। तो ये है। अलबत्ता इसमें भी ट्रैफिकिंग होती है कि लोग गरीबी में जो लोग मुलविस हैं उनको जाकर गांव से ऐसा उनको पकड़ कर लाते हैं, बल्कि चोरी भी होती है। अगर कोई अनपढ़ आदमी जिसको मालूम नहीं है, कोई हॉस्पिटल को, बड़े हॉस्पिटल को जाता है, तो वहाँ पर कोई गैंग उसको ऐसा डॉक्टर के पास, छोटी सी बीमारी, उसको कुछ थोड़ा सा दर्द है तो ले जाकर उसको ऑपरेशन करके उसके ऑर्गन्स निकाल लेते, तो उसको पता भी नहीं चलता है। स्पेशली ये किडनी में होता है। क्योंकि हमारे दो किडनी होती है और हमारी लाइफ के लिए, और पता भी नहीं चलता बेचारे को कि क्या हुआ, बल्कि बाद में उसको पता चलता है। तो ये तो चोरी भी हो गई। तो ये करना भी ऑर्गन ट्रैफिकिंग में आ गया कि अगर आप किसी का धोखे से किसी से ऑर्गन निकाल रहे हैं तो ये भी आ गया है। और कोई मजबूरी में भी अगर बेचता है तो वो भी क्राइम है। कि अगर डोनेट कीजिए आप, ये बहुत अच्छी बात है। यानी मजबूरी में भी आप अगर जाकर कर रहे हैं तो वो बेचारा, तो खैर उसके लिए उतना सीरियस क्राइम नहीं होगा, लेकिन जो उसको करवाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत सीरियस पनिशमेंट रहेगी सर। जो सवाल वो भी है कि ब्लड के लिए, जैसे ब्लड आप सेल नहीं कर सकते ब्लड, लेकिन डोनेट कर सकते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई बीमार है, अस्पताल वाले कहते हैं कोई फैमिली का आएगा तो एक डोनेट करेगा बोतल और वो एक बोतल उसको देंगे, तो ये एक्सचेंज होता है, डोनेट होता है। लेकिन इसको भी, ब्लड को भी अब सेल नहीं कर सकते। तो अभी हम देख लेंगे, तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। You are listening to Legally Speaking, Radio Manu 90.0 FM's Legal Awareness Show. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। उस शख्स से होशियार रहिए जिसे एक बच्चे की हंसी से नफरत है। ल्यूटर।
Abraham Lincoln once said, "In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your ears." मोतीलाल नेहरू कहते हैं, सच्चाई से जिसका मन भरा है, सच्चाई से जिसका मन भरा है, वह विद्वान ना होने पर भी बहुत देश सेवा कर सकता है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Legally Speaking, Radio Manu 90.0 FM's Legal Awareness Show. ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं और आप सुन रहे हैं लीगली स्पीकिंग और हम गुफ्तगू कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पर। मेरा अगला सवाल है इनसे हमारे तस्वीर रहमान साहब से, जिसमें पूछा था ब्रेक से पहले कि जो बिगर हैं, जो क्योंकि वो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो शायद किसी परेशानी में होंगे, कोई गैंग वाले ग्रुप वाले उनको बाकायदा प्रेशर डाल करके उनसे भीख मंगवाते हैं। तो जो बिगरिंग है उसका क्या लॉ है और वो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए? जी देखिए, ये भी एक किस्म का फोर्स लेबर ही हो गया, क्योंकि आप किसी को पकड़ कर ला रहे हैं और उससे वो काम करवा रहे हैं जो वो करना नहीं चाह रहा है, लेकिन आप किसी को पकड़ के ला के, बल्कि उसके साथ और भी जालिमाना हरकत हो सकती है, उसका हाथ पैर तोड़ दे के उसको बिठा देंगे कि भाई अब तेरे को यहाँ पे बैठ के मांगना था, कि लोग एक जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, उसको लोग भीख देने में जल्दी करेंगे, तो ऐसे भी ला के बिठा देते हैं, छोटे बच्चों को बिठा देते हैं। तो ये भी फोर्स लेबर में ही शुमार किया जाएगा, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो काम किया जा रहा है। और ये ट्रैफिकिंग में भी आ जाएगा, क्योंकि उसको कहीं से उठा कर लाया गया है उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। तो फोर्सिंग एनीबडी अगेंस्ट देयर विल टू वर्क, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करवाने में, तो ये बेगर्स का भी इसके अंदर फोर्स लेबर में भी आएगा। और ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, इसकी वायलेट हो रही है आर्टिकल 21 के तहत। तो ये अगेन इट इज़ कोटरमिनस विद आर्टिकल 32, वो जाकर एसओ कोर्ट को अप्रोच हो सकता है कि भाई, यानी इसी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी डाल सकता है। जैसे कि हमने देखा कि MC मेहता इज़ अ वेरी फेमस पब्लिक एक्टिविस्ट, उनके कई 3-4 बड़े फेमस केसेस है जिसकी वजह से वो बहुत ही फेमस हो चुके हैं। तो उनका एक केस MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर के अंदर भी आया है। तो अगर ये यानी एनीबडी कैन आस्क फॉर एनी रेमेडी फॉर द सच अ सफरिंग पर्सन, के जो आदमी जो उसको ज़बरदस्ती ला के उससे भीख मंगाई जा रही है कर रही है, तो जुर्म है, उसको रोकने के लिए आप भी जा सकते हैं। और इसी जुड़ा सवाल एक भी है कि फ्लैश ट्रेड जो होता है, जो औरतों को लोग बेवकूफ़ बना करके उनको परेशान करके किसी केस में या किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करके कोई ऐसा ऑप्शन वीडियो बना करके एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको भी फिर वो फ्लैश ट्रेड में यूज़ करते हैं, तो भी इसी में कैटेगरी में आता है कि वो भी जी बिल्कुल अलाउड नहीं है। हाँ, तो इसके लिए जो है इसी से रिलेटेड जो है ना कुछ क़वानीन भी हमारे पास किए गए हैं, जैसे कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, बंधवा मजदूर मुक्ति, इसमें जो है बंधवा मजदूर लिबरेशन, यानी इसके अंदर भी वो भी एक्ट पास किया गया था। तो इमोरल ट्रैफिक के अंदर जो है उमूमन देखा जाता है कि भाई गरीब औरतों को अक्सर ये सूद के कारोबार में, जो सूद का कर्जा लेकर गांव में जो परेशान हो जाती हैं औरतें, उनकी तरफ से जो उनको सूदखोर ला कर है सो शहरों में, बड़े शहरों में बेच देते हैं। जी, तो मेरे ख्याल से कोई इस तरह से कोई लेडी या कोई भी इस तरह जो एक्सप्लॉइट हो रहा है बॉन्डेड लेबर में, ऐसा कोई सुन रहा है, तो मेरे ख्याल से वो जाकर लोकल पुलिस में जी अपनी परेशानी बता सकते हैं, और मेरे ख्याल से पुलिस ज़रूर सपोर्ट करेगी उनको और इस रैकेट से बाहर निकालेगी। मेरे ख्याल से हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो 23 में थी, गारंटी थी कंपनसेशन फॉर विक्टिम फॉर फोर्स लेबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बंधुआ मुक्ति मोर्चा यूनियन ऑफ इंडिया में 1984 में कहा था कि कंपनसेशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो किसी को आप अगर बॉन्डेड लेबर बना रखे हैं आप, तो बगैर कुछ पेमेंट के आप नहीं काम करा सकते।
उनको आपको उनका वो फंडामेंटल राइट है, उनको मिलना चाहिए ड्यू वेटेज। बिल्कुल। और जो वेटेज भी मिलेगा उसका भी एक लॉ है। तो उस बारे में बताएंगे ज़रा कि जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट है कि किसी से आप काम तो एक तो करा नहीं सकते, अगर कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको पैसे अब दे रहे हैं, पैसे बहुत कम दे रहे हैं, पैसे का भी रूल है, रेगुलेशन है, पैसे कितने दें उसका एक लॉ है, उसका बाकायदा हमारे पास है मिनिमम वेजेस एक्ट जी। उसके बारे में ज़रा बताएंगे कि क्या है रेगुलेशन। देखिए, इसे मिनिमम वेज समझने से पहले सबसे जान लेना चाहिए हमको कि एक लिविंग वेज होती है, कि ज़िंदा रहने के लिए एक क्या क्या मिनिमम चीज़ें ज़रूरी है। तो अगर हम देखते हैं कि भाई अगर आप शहर में रहते हैं तो उमूमन आपको एक 2800 कैलोरी आपका कंजम्पशन आपको मिनिमम होना चाहिए। तो यानी वो अगर आपको मिल रहा है तो आप बिलो अबव द पॉवर्टी लाइन है। अगर आप गांव में रहते हैं, देहाती इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ पर ये 2400 कैलोरी हो जाएगा। अगर ये आपको यानी अगर ये इसी तरीके से आपका कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, यानी खाने के लिए कितना होना है, रहने के लिए फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जिसे हम बेसिक नेसेसिटीज़, कुछ एजुकेशन, कुछ हेल्थ केयर, ये मिनिमम लिविंग वेज इसे कहा जाएगा। ये मिनिमम लिविंग वेज के साथ साथ ज़िंदगी और बेहतर करने के लिए कुछ और एक मार्जिन ऐड की जाएगी। ये बनाने से बनेगी आपकी मिनिमम वेज। तो ये मिनिमम वेज देना हमारे पास कानूनन कंपलसरी है। अगर कोई नहीं देता है तो उसके ऊपर ये फोर्स लेबर में कंसिडर किया जाएगा उसको। मेरे ख्याल से अगर कोई और जो काफ़ी लोग अनऑर्गेनाइज लेबर हैं, जैसे भी देखेंगे हम जाएंगे टोली चौकी में, वहाँ पे पुल के नीचे काफ़ी लोग खड़े रहते हैं, इस तरह से उनका कोई ग्रुप नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग उनका अपना एक ग्रुप नहीं होने की वजह से वो कोई बार्गेन नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कि लोग जाएंगे उनको किसी भी रेट में काम करा लेंगे। तो मेरे ख्याल से उनको भी पता होना चाहिए कि मेरा क्या मिनिमम वेज है, और वो बाकायदा डिमांड भी कर सकते हैं और लोगों को देना भी चाहिए उनका मिनिमम वेज, अदरवाइज़ फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके लिए ऐसा देखा जाए तो बाकायदा बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट आता 1976 में। तो 76 से पहले उतना रेगुलेशन नहीं था, लेकिन 76 में बाकायदा इसको बॉन्ड लेबर को बैन ही कर दिया, और बाद में उन्होंने एक्ट आया और उनको भी रेगुलेट किया गया कि उनको कितना मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छे ये रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने हैं बनाए हैं, प्लस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं सभी लोगों को। और उसमें मैं बात कर रहा था एक्सेप्शंस की, जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो 23 क्लास 2 में है कि जैसे बात अगर करें कि मान लीजिए वॉर चल रहा है, अभी जिसे देखा हमने वहाँ पे रशिया में हो रहा है, यूक्रेन से वॉर चल रहा है और वहाँ काफ़ी लोग कम पड़ रहे हैं लड़ने के लिए, तो फिर गवर्नमेंट कभी कभी लोगों को फोर्सफुली भेजती है कि मिलिट्री में जाना पड़ेगा इस तरह से। तो इंडियन लॉ में बताइए ऐसा क्या है कि अगर गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट हो लोगों को किसी काम में, जैसे मिलिट्री में यूज़ करने के लिए, कोई डिसास्टर आ जाता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, तो क्या गवर्नमेंट लोगों को फोर्स कर सकती है कि लोग जाएं सपोर्ट करने के लिए? और मैं आपका इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा हमारे ब्रेक के बाद। तो एक छोटा सा यहाँ ब्रेक लेंगे, तो गुफ्तगू आगे जारी रहेगी। लेते हैं स्मॉल ब्रेक। आप सुन रहे हैं लीगली स्पीकिंग, रेडियो मानू 90.0 FM का लीगल अवेयरनेस शो। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। दोस्तों आदाब, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान उबैद और आज हम बात करेंगे फरवरी इनकलाब के बारे में। दोस्तों, फरवरी इनकलाब 1848 में शुरू हुआ, जो फ्रांस में एक बड़ी तब्दीली लेकर आया। दोस्तों, ये वो वक्त था जब अवाम ने बादशाह लुई फिलिप की हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और एक जमहूरी निज़ाम कायम किया। इससे पहले भी 1789 में फ्रांस में ऐसा ही एक इनकलाब आया था, जिसमें बादशाही निज़ाम को ख़त्म कर जमहूरी निज़ाम कायम किया गया था, जिसे हम फ्रेंच इनकलाब 1789 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर हम इस इनकलाब की वजूहात की बात करें तो हम देखेंगे कि फ्रांस में आम लोग मुश्किलात का शिकार थे। महंगाई बढ़ रही थी, नौकरियां कम हो रही थी और आवाम को अपने सियासी हकूक़ नहीं मिल रहे थे। हुकूमत ने जब अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगाई तो लोगों में गुस्सा बढ़ गया और वो सड़कों पर निकल आए।
अगर हम फरवरी इनकलाब के अहम वाक़यात के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत 22 फरवरी 1848 को हुई, जब पेरिस में हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हुए। 23 फरवरी को फ़ौज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें शुरू हुई, जिसमें कई अफराद की जान चली गई। 24 फरवरी को बादशाह लुई फिलिप ने इक़्तिदार छोड़कर मुल्क से फ़रार हो गया। इसके बाद दूसरी जमहूरिया का ऐलान किया गया, जिसमें आवाम को वोट का हक़ मिला। दोस्तों, अगर इस इनकलाब के असरात की हम बात करें तो हम देखते हैं कि फ्रांस में बादशाहत ख़त्म हुई और जमहूरी हुकूमत कायम हुई। मज़दूरों को हकूक़ देने के दावे किए गए, मगर कुछ दावे पूरे ना हुए, जिसकी वजह से बाद में भी मज़ीद हंगामे हुए। इस इनकलाब के बाद लुई नेपोलियन बोनापार्ट को सदर बनाया गया, लेकिन बाद में इसने खुद को बादशाह बना लिया और जमहूरियत ख़त्म हो गई। ये इनकलाब आवाम के हुकूक़ के लिए एक बड़ा कदम था, जिसने यूरोप भर में तब्दीलियों को जन्म दिया। ये इनकलाब हमें सिखाता है कि जब लोग मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज़ मिस्ट्रीज़ अपने मेज़बान उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं लीगली स्पीकिंग, रेडियो मानू 90.0 FM का लीगल अवेयरनेस शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आप सुन रहे हैं लीगली स्पीकिंग और हम गुफ्तगू कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पर। मेरा अगला सवाल है, जैसे मैंने पूछा था अभी कि क्या हम जो बाउंड्री लेबर की बात कर रहे थे, तो हमारी गवर्नमेंट अगर हमें फोर्सफुली मिलिट्री में या कोई फॉर एग्जांपल अगर अर्थक्वेक आ गया है या कोई सुनामी आ गई है, वहाँ अगर गवर्नमेंट हमको यूज़ करना चाहे फॉर रिलीफ वर्क के लिए, तो इसमें बताएंगे ज़रा लोगों को कि क्या हमारे राइट्स हैं उस वक्त। बिल्कुल, इसके अंदर यानी विदाउट कंपनसेशन भी अगर चाहे तो गवर्नमेंट आपको कर सकती है। इसे कहते हैं कंपलसरी कॉन्स्क्रिप्शन, यानी नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपको मिलिट्री सर्विस के लिए भी बुलाया जा सकता है। कम्युनिटी सर्विस, अगर जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया है, सुनामी, अर्थक्वेक या कुछ डिस्टर्बेंसेस कुछ है, तो वहाँ पर आपकी खिदमत को लिया जा सकता है। लेकिन इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रिलीजन, कैस्ट, रीजन, लैंग्वेज, किसी भी बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि ऐसा गवर्नमेंट बस उठाए कि भाई चलो तुम्हारा काम ये है, यानी मान लीजिए कि भाई कुछ यानी डिज़ास्टर के वक्त जो है ये तुम फलाना जाति के हो, तुम्हें यही काम करना है, तुम्हें लेके जाएंगे, ऐसा नहीं। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी ग्राउंड पर। तो वरना आप कंपलसरी कॉन्स्क्रिप्शन भी अलाउड है, और आपकी ये जो है इसमें नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए भी, सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विसेज के लिए भी बुलाया जा सकता है, प्रोवाइडेड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी इमोरल ट्रैफिकिंग की, उसके लिए भी बाकायदा एक लॉ बन चुका है, जिसे कहते हैं द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 अगेंस्ट सेक्स ट्रैफिकिंग। तो उसके लिए बाकायदा रेगुलेशन आ चुके हैं, लेकिन ये लॉ बन गया था 1956 में, लेकिन आमतौर से देखा जाए तो ये फ्लैश ट्रेड अभी तक बंद नहीं हुआ है और काफ़ी कॉमन तरीके से चलता रहता है। तो इसमें क्या कहना है आपका कि ये मेरे ख्याल से लोगों को आगे आना चाहिए सब चीज़ों को, और बढ़ करके इसको आम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, और जो लोग इन्वॉल्व हैं क्या राइट्स हैं इसमें? देखिए, ये एक सोशल ईविल है। इसे ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो शऊर बेदारी, यानी लोगों में अवेयरनेस चाहिए कि भाई ये कितना इनह्यूमन है ये, कि देखिए कि अगर आपके किसी करीबी के साथ ऐसा होता है तो आपको कैसा लगेगा। ये आपको सोचना है कि इंसानी एतबार से ये बहुत ही बिलो डिग्निटी है, तो सबको डिग्निटी के साथ जीने का हक़ देना चाहिए और उनको रिहैबिलिटेशन के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूँगा आगे कि जैसे हमारा आर्टिकल 23 में है जो रेगुलेशंस है, क्या प्राइवेट पे अप्लाई होता है वो? जैसे हम एक प्राइवेट पर्सन है जी, क्योंकि फंडामेंटल राइट होता है अगेंस्ट द स्टेट, हम इस फंडामेंटल राइट्स को 226 में जा सकते हैं हाई कोर्ट में, कोई भी जा सकता है इंडिया का सिटीज़न,
या 32 में जा सकते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुछ चैलेंज करने के लिए। तो इसे निकल करके आता है कि ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। जैसे बात की हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस राइट्स के प्रोटेक्शन की गारंटी गवर्नमेंट ने दे रखी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है हमको, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब क्या कोई प्राइवेट के अगेंस्ट में हम ये जो सारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, क्या प्राइवेट के अगेंस्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट पर्सन है, कोई घर में काम वाली है, ये तो प्राइवेट लोग हैं, तो इनको कैसे पेमेंट करना है, कितना वेज पे करना है? बिल्कुल सब पे अप्लाई हुआ सर। ये स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स सब के ऊपर अप्लाई होगा, यानी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स, इवन ट्रैफिकर्स जो इलीगल ट्रैफिकिंग कर रहे हैं उन पर भी ये कानून लागू होगा, सब पर ये कानून लागू होगा। ये यानी जस्ट एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द स्टेट ही बोलकर नहीं है, यहाँ पर ये इट एक्सटेंड्स टू प्राइवेट पर्सन्स, वरना फिर वो बच के निकल जाएंगे थ्रू अ लूपहोल। तो ये तो सबके ऊपर लागू होगा सर। जैसे हम देख रहे हैं कि भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रही हैं, ज़्यादा जॉब्स प्राइवेट में ही है। तो क्योंकि ये बहुत बेसिक राइट्स लोगों का, ताकि बेसिक उनको लिविंग के लिए उनको जितना वेज मिलना चाहिए, सर्वाइव करने के लिए वो मिलना ज़रूरी है। तो अच्छी बात है कि बाकायदा इस राइट्स को प्राइवेट में भी लागू कर रखा है। तो जो लोग भी सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से चाहे काम करने वाले चाहे काम देने वाले, दोनों को ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी भी जिम्मेदारी है। वो तो प्राइवेट पर्सन है, प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उनको भी मिनिमम वेज देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पॉवर्टी नहीं घटेगी, जैसे देखा हमने, तो इसका पॉवर्टी का रिलेशन काफ़ी और रेगुलेशन से है और सोसाइटी में प्रॉब्लम आ सकती है। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे देखा हमने कि आर्टिकल 23 में इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। अब इस राइट को प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या लिए स्टेप्स है, क्या लेना चाहिए? जैसे रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स है, फोर्स लेबरर्स हैं, ट्रैफिकिंग है। तो इन लोगों के उत्थान के लिए, इनके ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट क्या करती रहती है? तो इस पर ज़रा रोशनी डालिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लिखा है। बाकी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम चला रखी है और लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि उसकी बारे में जानते नहीं है, इसलिए उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो थोड़ा लोगों को बताइए कि इसके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेशन के लिए, विक्टिम्स के लिए, फोर्स लेबरर्स के लिए, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चला रखी है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? जी, सबसे पहले तो देखिए, अभी हमने कहा था कि बंधुआ मजदूर एबॉलिशन एक्ट, फोर्स लेबर एबॉलिशन एक्ट एक था, और आपका जो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ये भी एक था, बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट, ये 2 एक्ट तो गवर्नमेंट ने पास किए। साथ में वेलफेयर लेजिस्लेशंस कई है हमारे पास, कुछ तो आज़ादी से पहले के और आज़ादी के आसपास के भी हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, कि आपकी इतनी मिनिमम वेज होना। ऐसे गवर्नमेंट में कई एक्ट्स पास किए हैं। पेमेंट ऑफ बोनस है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी है, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, अगरचे आपके साथ कोई हादसा हो जाता है जिससे आपके यानी हाथ कट जाए या पैर कट जाए आपके साथ, या जान भी चले जाए, तो आपको मुआवजा मिलेगा। तो ये मुआवजा कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बहुत ही बारीकी से लिखा हुआ है। पेमेंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपकी उंगली इतनी कटी तो कितना कंपनसेशन होगा, अगर ये उंगली कटती है तो क्या होगा, अंगूठा सीधे हाथ का गया तो क्या होगा, राइट हैंड कटता है तो क्या होगा। ये डिटेल में चार्ट के साथ पूरा लिखा हुआ है। ऐसे ही वेजेस पेमेंट का शेड्यूल कब देना है, कि कंपनी को मुनाफा होता है तो सालाना बोनस देना ज़रूरी है। रिटायरमेंट के वक्त के बेनिफिट्स के बारे में पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है। इसी तरीके से लेबर वेलफेयर एक्ट्स भी कई है, लेबर ट्राइब्यूनल्स है, लेबर कमिश्नरेट है। अगर कुछ होता है तो आप लेबर कमिश्नरेट जाकर आप अपना कंप्लेंट दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जिसे हम कहते हैं ट्रेड यूनियनिज्म, कि ये ट्रेड यूनियन एक्ट्स भी बने हुए हैं। इसके तहत आप अपने पेशे के मुताल्लिक़ यूनियन बना सकते हैं। ये तो आपका आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस में भी आता है। तो आप अपने वर्क रिलेटेड यूनियंस बनाते हैं, अपने प्रॉब्लम को यूनियन में रखेंगे। साथ ही गवर्नमेंट में ये भी क्या है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक कॉन्सेप्ट निकाला है कि भाई इज्तिमाई तौर पे आप सब मिलकर ऐसो जाकर बातचीत करके, मुज़ाकरात करके अपने जो है अपने मसाइल का हल अपने एम्प्लॉयर, अपने मुलाजिम के साथ कर सकते हैं, ये भी दिया गया है। और वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये भी एक हमारा सोशलिस्टिक पैटर्न, इसे भी लिया गया है। तो कई चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम में ही अवेयरनेस नहीं है और हम में ही हिम्मत नहीं है, हम एजुकेटेड नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ऐसे लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज लेबर हैं और जो बॉन्डेड लेबर हैं। वो अभी उनको आगे आना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए, और मे बी एक उनको पास राइट है एसोसिएशन बनाने का, ग्रुप बना करके उससे बार्गेन कर सकते हैं।
मेरे ख्याल से मैं शेयर करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ जैसे भी गवर्नमेंट ने किया है। जब पहले कोई लैंड रिफॉर्म का इशू था, पहले लैंड गवर्नमेंट एक्वायर करती थी तो बहुत इशूज़ था कि उनका कितना मिलेगा उसका ड्यू रिटर्न। अभी गवर्नमेंट 4 टाइम पे करती है। अगर कोई लैंड एक्वायर करती है तो बहुत बड़ा ये रेगुलेशन आ गया है कि लोगों की जो लैंड चली जाती थी, मान लीजिए एयरपोर्ट बनना है, कोई स्टेशन बनना है, तो 4 टाइम आपको जो मार्केट रेट से पैसा मिलता है जी। तो कुछ चीज़ें गवर्नमेंट बहुत अच्छी किया है और लोगों को जानना भी चाहिए, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है radiomanu@manu.edu.in। आपके रिस्पॉन्स का हम सभी को इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते मिलते हैं फिर एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। You were listening to Legally Speaking, Radio Manu 90.0 FM's legal awareness show. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।